Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 7 जून 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कान्हा टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग पेयर्स दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कितने पेयर्स सही हैं। पहला पेयर देखते हैं, नॉर्थ किवू और इंतुरी। बोला जा रहा है ये वो जगह है जिसको लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जंग चलती रहती है। दूसरा पेयर देखो, नागोर्नो काराबख, ये इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक की वजह से न्यूज़ में रहता है। थर्ड पेयर, खेरसोन एंड ज़ैपोरिज़िया, ये जो एरियाज़ हैं ये कहीं ना कहीं इजराइल और लेबनान के बीच के डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। तो बताओ यहाँ पर इन तीनों पेयर्स में से कितने पेयर सही हैं। कौन सा पेयर सही है ये नहीं बताना, कितने पेयर सही हैं ये बताना, क्योंकि आपकी बार से ये जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। नीचे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन A ओनली 1, ऑप्शन B ओनली 2, ऑप्शन C तीनों पेयर सही हैं या फिर ऑप्शन D तीनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपका टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों जो थंबनेल वाला आर्टिकल है उसको आज हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों, रोज़ तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, आज बाद में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास में एक एडिटोरियल है और उस एडिटोरियल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। आज का मेंस का क्वेश्चन भी आपका उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड आज थंबनेल बनाया है। तो थोड़ी देर में हम एडिटोरियल डिस्कशन पर आएंगे, वहाँ पे आपको वो आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल अभी जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनको कवर करते हैं। यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को देख सकते हो, कुछ रेलिवेंट चीज़ें, खासकर इस वाले आर्टिकल से प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल सकते हैं जिसको आपने याद रखना होगा। हुआ क्या है, मणिपुर की बात की जा रही है। मणिपुर जो कि हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। मणिपुर में कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आज के समय में रहती हैं, उसमें से यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी है कुकी और जोमी। कौन सी? कुकी और जोमी। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी और है मेती। जो मेती कम्युनिटी है ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छी खासी पॉपुलेशन इनकी आज के समय पर अवेलेबल है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या कि जो कुकी और जोमी वाले पीपल हैं मणिपुर के अंदर में, इनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में कवर किया गया है। ठीक है, इनको शेड्यूल ट्राइब का जो टैग है वो दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ मणिपुर के अंदर में जो सबसे ज़्यादा नंबर में कम्युनिटी है मेती कम्युनिटी, उनको शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में नहीं कवर किया गया है। तो मणिपुर की हाई कोर्ट का रिसेंटली यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो मेती कम्युनिटी, अगर इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देना है तो यहाँ पर दिया जा सकता है, इसको लेकर विचार कीजिए। तो इसी की वजह से पूरे का पूरा ये जो हिंसा है वो पूरी भड़क गई थी मणिपुर में। अच्छा, अब आप कहोगे ये क्या बात हो गई, मेती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ऐड करने से ही पूरा बवाल हो गया? हाँ, पूरा बवाल हो गया। उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि कुकी और जोमी वाले जो पीपल हैं ये नहीं चाहते हैं कि मेती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ऐड किया जाए। रीज़न, कुकी जोमी जो पीपल हैं ये थोड़े कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, इनकी संख्या थोड़ी सी कम है, जबकि मेती कम्युनिटी की संख्या बहुत ज़्यादा है, 50% ज़्यादा आपको संख्या देखने को मिलेगी मणिपुर में। तो इनका कहना यह है कि इनको भी यहाँ पर ST का स्टेटस मिल जाएगा, तो एकदम से जो शेड्यूल ट्राइब वाला जो सारे बेनिफिट्स है ना, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा कुकी, जोमी और मेतीस कम्युनिटी के बीच में। जो बेनिफिट्स आज के समय पर इनको मिल रहे हैं ST लिस्ट के,
वो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और भी कई सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो मामला है काफ़ी बिगड़ गया था पिछले महीने। अब हुआ क्या है, मणिपुर की सरकार ने अभी तक यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं लिया है कि वाकई में मेती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ऐड करना है या नहीं करना है। तो अभी यहाँ पर ये स्टैंड लिया जाएगा। जो भी बात निकल कर आएगी आगे हमें पता चल जाएगी। अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, उसकी वजह से ये अभी न्यूज़ में चल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। और जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, कुकी, ज़ूमी, उसके बाद अलावा जो नागा पीपल हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो कि यहाँ पे हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि इनको भी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर के खिलाफ में प्रोटेस्ट चल रहा है और वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं 3 मई को एक हिंसा में बदल गया, जिसमें 100 लोगों की जान गई और उससे ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, कई सारी गाड़ियाँ जला दी गई, बहुत बुरा हाल हो गया था, आपने देखा होगा। हम लोगों ने टॉपिक कवर भी किया था, काफ़ी दिनों बाद ये वैसे न्यूज़ में आया है, तो आपका एक रिविजन भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी कोई स्टेप नहीं उठाया गया है कि इनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस वजह से अभी ये चर्चा में है। तो करना क्या है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर, ओंगे ट्राइब को लेकर, ऐसी कई सारी और भी ट्राइब्स को लेकर पहले यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। और अब की बार मेती कम्युनिटी प्लस यहाँ पे कुकी, ज़ोमी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इन कम्युनिटी को लेकर भी यहाँ पे प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ज़रूर से यहाँ पर इन कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ लेना। तो मेती पीपल जो है ना, ये मणिपुरी पीपल भी कहलाते हैं और मणिपुर स्टेट में सबसे ज़्यादा संख्या में आप कह सकते हो इनकी आबादी है। ये मेती भाषा यूज़ करते हैं जो कि ऑफिशियली मणिपुरी कहलाती है वो। और मणिपुरी जो भाषा है वो इंडिया की जो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ना, उसी में से एक भाषा ये भी है। और मणिपुर स्टेट की भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ये देखने को मिल जाती है। अब मेती कम्युनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मणिपुर में खासकर जो इम्फॉल वैली वाला रीजन है वहाँ पर ये लोग सेटल्ड हैं। उसके अलावा कुछ पॉपुलेशन इनकी असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम यानी कि मणिपुर के आसपास के जो स्टेट्स हैं, खासकर सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर एक कम्युनिटी फैली हुई है। उसके अलावा इंडिया से बाहर भी म्यांमार और बांग्लादेश में भी आपको मेती कम्युनिटी के कई सारे जो लोग हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बोला जाता है मणिपुर के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसमें 53% के आसपास मेती कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। ठीक है, और ये अलग अलग वंश के अंदर डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अलग अलग इनमें क्लान्स आपको बटी हुई देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा इनकी इकॉनमी की बात करें, मतलब कैसे ये कम्युनिटी कमा रही हैं, आगे अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है राइस कल्टीवेशन। जो चावल का उत्पादन है सबसे ज़्यादा यहाँ पर किया जा रहा है और वही सबसे मेन बेसिस है इनकी इकोनॉमी का, इनकी अर्थव्यवस्था का। मेती कम्युनिटी में ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदुज़म को फॉलो कर रहे हैं और इनमें से 8% के आसपास मुस्लिम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मेती कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको हम लोग याओशेंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा त्यौहार है मेती पीपल फॉलो करते हैं। जैसा हमारा होली होता है ना, होली के समय पर ही यहाँ पर यह त्यौहार भी आता है। इस त्यौहार को बेसिकली मणिपुर वर्जन ऑफ होली के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी होली जो कि मणिपुरी वर्जन है। 5 दिन का सेलिब्रेशन चलता है इस त्यौहार में। एक छोटा सा यहाँ पर जो हट है जो कि बैम्बू यानी बाँस से और बाकी स्ट्रॉ से बनाया जाता है, उसको यहाँ पर जलाया जाता है पहले दिन पर। फिर इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है। कुछ डांस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, ट्रेडिशनली मणिपुरी फोल्क डांस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उस डांस में जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो हाथ पकड़ के यहाँ पे गाना गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं एक सर्कल में। इस ट्रेडिशन को बोलते हैं थाबल चोंगबा, ये यहाँ पर बोला जाता है। ये जो पूरा फेस्टिवल है ना, ये फेस्टिवल कहीं ना कहीं जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं इनकी जो बर्थडे है उसको कहीं ना कहीं ये सम्मानित करता हुआ मनाया जाता है, ये वाला फेस्टिवल। तो आपको मेती कम्युनिटी के बारे में समझाया। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुकी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कुकीज़ जो हैं ये आपको एक एथनिक ग्रुप देखने को मिलेगा। कुकी के अंदर यानी कुकी कम्युनिटी में कई सारी ट्राइब्स आपको आती हुई नज़र आएंगी और ये ट्राइब्स नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इंडिया में फैली हुई हैं, है ना। उसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी आपको कुकी कम्युनिटी के लोग देखने को मिलेंगे। कुकी जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं प्रेजेंट है, आपने ध्यान में रखना है। यानी कि इंडिया के सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये कम्युनिटी रहती हैं, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। उसके अलावा जैसे कुकी पीपल है ना, इनकी अंदर अलग अलग ट्राइब्स आती है। जैसे मैंने बोला लगभग 50 ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया के अंदर में जो कुकी पीपल्स हैं, और उनकी 50 ट्राइब्स आज के समय पर उनको शेड्यूल ट्राइब का जो टैग है वो मिला हुआ है। उसके अलावा म्यांमार के जो चिन पीपल होते हैं और मिज़ोरम के मीज़ो लोग, म्यांमार के चिन और मिज़ोरम के मीज़ो, ये दोनों भी यहाँ पे कुकीज़ ट्राइब, और इन दोनों को साथ में मिला दें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पीपल कहलाते हैं।
क्या, जो पीपल। मणिपुर के अंदर में जो कुकी ट्राइब्स हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30% के आसपास है और ज़्यादातर यहाँ पे ये जो लोग हैं ये पहाड़ियों पर रह रहे हैं। और अगर यहाँ पर जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है तो ये भी यहाँ पर इनको भी कह सकते हो पावर मिल जाएगी कि हिली एरियाज़ में जाकर रह सकें, ज़मीन को खरीद सकें वहाँ पर। तो कई सारे बेनिफिट्स इनको भी मिल जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर जो ये कुकी पीपल हैं काफ़ी नाराज़ हैं और इन्होंने यहाँ पर ये प्रोटेस्ट भी किया है। उसके अलावा कुकी पीपल का रिलीजन और कल्चर को अगर आप देखोगे तो होता यहाँ पर यह है, इन पीपल के बीच में जो शादियाँ होती हैं वो अपनी कम्युनिटी के अंदर होती हैं, अपनी कम्युनिटी से बाहर यहाँ पर ये शादियाँ नहीं होती हैं। उसके अलावा ट्रेडिशनली पहले के ज़माने में अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन हुआ करते थे, अलग अलग डीटीज़ को, अलग अलग देवी देवताओं को यहाँ पर ये पूजते थे। उसके बाद पिछले 90 सालों में अगर हम लोग बात करें, ट्रेडिशनली ये क्रिश्चियन नहीं हुआ करते थे, मैंने ट्रेडिशनली क्रिश्चियन बोल दिया है, पुराने ज़माने में क्रिश्चियन नहीं हुआ करते थे, अलग अलग देवी देवताओं को, स्पिरिट्स को पूजा करते थे। लेकिन पिछले 90 सालों में यहाँ पर ज़्यादातर जो कुकी पीपल हैं उन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे अपनाया है अपने रिलीजन के तौर पर। इन लोगों के अपने खुद के कस्टमरी लॉज, अपना खुद का विलेज काउंसिल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक मुखिया होता है ना, उस प्रकार के यहाँ पर एक व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे जो विलेज चीफ जनरल कहलाते हैं। तो वो जो विलेज चीफ होता है ना, जो मेन व्यक्ति होता है, उनके पास में पावर होती है कि इन कुकी कम्युनिटी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, रिलीजियस डिस्प्यूट होता है, सोशल डिस्प्यूट्स होता है, शादी से लेकर या डाइवोर्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को हैंडल करने का काम विलेज के चीफ के पास में होता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप लोगों से एक छोटी सी बात कहनी है, जो हमारे चैनल पर जो पेड ग्रुप स्टार्ट हुए हैं, आप उन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले 5 दिनों में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इस ग्रुप के अंदर में, कह सकते हो इसको ज्वाइन किया है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका भी मैसेजेस पड़े हुए हैं, उनको अभी रिप्लाई नहीं किया है। तो जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा है मैसेज पर, तो थोड़ा सा वो वेट करा करो यार, काफ़ी ज़्यादा मैसेज हो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक जो पेड ग्रुप है, उस पेड ग्रुप का जो अमाउंट रखा गया है बहुत ही मिनिमल अमाउंट, बहुत ही मतलब कह सकते हो कि इतना मिनिमम अमाउंट कि 499। आप कहोगे 499 कम है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, 499 आपके लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। आपने कोई बार बार सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। काफ़ी सारे लोग होते हैं कि भाई 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद आपने दोबारा से रिन्यू करवाना है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, दोबारा अपने पैसे खर्च करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखते देखते 1 साल निकल जाता है, मुझे पता है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा लाइफ टाइम एक्सेस है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो हमेशा के लिए। एक बार आपने ज्वाइन करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। उसी ग्रुप में सारा का सारा जो कंटेंट है वो मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, ये वाला कुकी कम्युनिटी और मेती कम्युनिटी वाला। इसमें जो बैकग्राउंड डेटा इन्फॉर्मेशन जो आपको दिख रहा है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम पर डायरेक्टली एज अ पोस्टेड नोट्स मिल जाती है। मतलब आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सपोज़ यहाँ पर ये टॉपिक बहुत पुराना हो जाएगा 1 साल बाद, लेकिन आपका पेपर होगा अगले साल प्रीलिम्स का, तो आपने पढ़ना होगा, तो आप PDF वगैरह सर्च करोगे, ये सारी चीज़ सर्च करोगे, यार कहाँ मैंने लिखा था, कहाँ नहीं लिखा था। इससे अच्छा ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपको हेल्प करता है सर्चिंग में। आपको सीधा सर्च बॉक्स में मेथी डाल देना है, आपके सामने पूरा कंटेंट निकल कर आ जाएगा। आप सीधा रिवाइज कर सकते हो। कोई पुराना कंटेंट है, पुराना यहाँ पे डेटा है या पुराना कोई आर्टिकल है, आप उनको सर्च कर करके पढ़ सकते हो। और ये फीचर मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे पसंद आया है। खैर मुझे भी पसंद आया था, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इसका डेली यूज़ करता हूँ इस फीचर का। तो आप मेक श्योर करना इसको ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ में एक नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे की साइड में। अगर आपने ज्वाइन करना है, आप इंटरेस्टेड हो, तो इस नंबर पर एक सीधा मैसेज करना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ से एक रिप्लाई आएगा और आपको एक लिंक भी दिया जाएगा, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद ये जो है आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों एक चीज़ और मत भूलना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, दीपा यादव एजुकेशन लिखना है जाकर, आपको प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। और सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन? क्योंकि 4 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल पर पूरे हो चुके हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट है। सपोर्ट नहीं मिलता इतना तो इतना ज़्यादा हम लोग आगे नहीं आ पाते। बीच बीच में कई सारी परेशानियाँ हुई हैं, वीडियो लेट आ रहा था, वीडियो आना बंद हो गया था। आना बंद होने का मतलब है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, 2-2 3-3 घंटे लग रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों का सपोर्ट मिला। फिर भी लोग यहाँ पे कंटेंट लगातार देख रहे थे। 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार लोग देख रहे थे, जबकि वीडियो दोपहर में 11 बजे 12 बजे के आसपास अपलोड हो रहा था उस समय पर।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे सभी लोगों का एक सपोर्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर ये चैनल बन पाया है। एक पूरा परिवार बन चुका है 4 लाख का। और एक रियल बात ये भी है दोस्तों, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी ना पढ़ाने की, जो एक्सपीरियंस मिला उसको यहाँ पर शेयर करना जब यहाँ पर शुरू किया, तो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि हाँ एक दिन मैं चैनल, जो ये चैनल है हम लोगों का, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 4 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। ये इमेजिन नहीं किया था, बट धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल हो पा रही हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अगेन थैंक यू सभी लोगों को, आप सभी लोगों के इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए। मैं आगे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं अपना पूरा मतलब कि पूरी कोशिश कर सकूँ एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की, कि वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएँ। खासकर देखो बात यह है कि एग्ज़ाम में आए वो चीज़ें, और मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखा सकूँ हाँ ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी और यहाँ पे आपने थोड़ा सा फोकस करना था। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो आज थोड़ा सा एक डाइवर्जन हो गया हमारे टॉपिक से, हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब मैं बोलता हूँ ना वीडियो पे लाइक कर दिया करो, तो उसमें 1-2 मिनट आपके चले जाते हैं इस वीडियो में। और कई लोग यहाँ पे उस पर भी कमेंट कर देते हैं, सर 1-2 मिनट आप बीच में वेस्ट कर देते हो। यार 1-2 मिनट की बात है, उसमें यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि काफ़ी लोग भूल जाते हैं, तो इससे क्या होता है वीडियो फिर आगे नहीं बढ़ पाता, यूट्यूब आगे रिकमेंड नहीं करता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यार वीडियो पे मेक श्योर करो लाइक का बटन दबा दो। अब खैर पेड ग्रुप स्टार्ट हुआ है तो 1 मिनट उसमें भी लग जाता है आपको बताने के लिए, आप ऐसे से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को मतलब थोड़ा सा वेस्टेज लगता है कि यार थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है मेरा समय, तो आप 1-2 मिनट स्किप कर दिया करो, ठीक है। आज थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना था। चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं, वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। ये जो टॉपिक है थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारा एनसीबी है, एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अभी एनसीबी ने क्या किया है, 6 लोगों को अरेस्ट किया है। क्यों? वो जो 6 लोग हैं उनके पास में marijuana और साथ ही साथ में LSD पाया गया है। ये LSD और marijuana क्या है, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो LSD है ना, ये बेसिकली एक प्रकार का साइकेडेलिक ड्रग है। कौन सा ड्रग? साइकेडेलिक ड्रग। एक प्रकार से कह सकते हो ये ड्रग्स ही हैं। इन ड्रग्स का यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, उसको यहाँ पे कंट्रोल किया गया है। तो लगभग 2.23 kg के आसपास जो इम्पोर्टेड marijuana है वो अभी जब्त किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एजेंसी ने। उसके अलावा जो LSD है इसको भी मतलब 14,961 जो ब्लॉट्स ऑफ LSD हैं इसको भी यहाँ पर जब्त किया गया है। इसको लेकर जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ट्वीट भी किया था कि देखो इंडिया का टारगेट यही है कि हम भारत को ड्रग फ्री इंडिया बनाएंगे, और इसके लिए एनसीबी ने बढ़िया काम किया है। इंटरनेशनल लेवल का जो यहाँ पर कह सकते हो एक सिंडिकेट था, पूरा एक ग्रुप था, इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं बस्ट किया है। इस ग्रुप के बारे में सारी जानकारी निकाली है, कई लोगों को अरेस्ट किया है और कई सारा जो यहाँ पे ड्रग है वो जब्त किया है। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है एनसीबी को, इस वजह से न्यूज़ में। तो आपको ऐसे आर्टिकल तो आते रहते हैं दोस्तों, कभी कभी आते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए 2 चीज़ें, marijuana ये भी पिछले साल भी न्यूज़ में था जुलाई के समय पर 2022 में। उसके अलावा LSD ये भी पिछले साल न्यूज़ में था, और पिछले साल न्यूज़ में तो था ही, उसके अलावा अभी 1-2 महीने पहले भी मैंने आपको ये पढ़ाया है अपने सुबह वाले वीडियो में। तो ये क्या है मामला, दोनों को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे रेलिवेंट पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला ये जो ड्रग है ना LSD एक प्रकार का साइकेडेलिक ड्रग है। अब ये साइकेडेलिक्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। साइकेडेलिक्स बेसिकली अलग अलग प्रकार के ड्रग्स होते हैं जो कि एक इंसान को बिल्कुल हाई कर देते हैं, मतलब नशे में पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर भी इन ड्रग्स को लेकर एक इंसान मतलब होश में होता है थोड़ा बहुत कि हाँ यार क्या चल रहा है, उसे पता होता है। तो साइकेडेलिक्स बेसिकली नॉन एडिक्टिव और नॉन टॉक्सिक हैं, मतलब इससे लत भी नहीं लगती है। दूसरा यहाँ पर ये जहरीले नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप जब दूसरे ड्रग से कंपेयर करोगे तो जो साइकेडेलिक्स ड्रग हैं इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। यानी कि ऑब्वियस ही बात है, नुकसान तो होता ही है बॉडी के ऊपर में, तो ये हार्म तो करेंगे, लेकिन जो बाकी ड्रग्स होते हैं ना उनसे कम हार्म करेंगे, उससे कम हानि पहुँचाएंगे। और जो मोस्ट कॉमन यूज्ड साइकेडेलिक ड्रग है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो यही है LSD। अब LSD की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, ठीक है। ये यहाँ पर फुल फॉर्म ध्यान रखना। एक तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ पर है सिलोसाइबिन, ठीक है। तो ये 2 ऐसे यहाँ पर कह सकते हो LSD हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ और भी LSDs आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे डाइमिथाइल ट्राइपेटामिन, इस प्रकार के अलग अलग नाम है। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ये नॉन कॉमन है, लेकिन कॉमन वाले ये 2 हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है डाइइथिलामाइड, उसके अलावा यहाँ पर साइलोकैबिन, ऐसे कुछ और नाम लिख दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये क्या है, तो बता देना यहाँ पर ये बेसिकली LSD है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसका असर क्या पड़ता है। अगर एक व्यक्ति यहाँ पर इसको कंज्यूम करता है तो उससे कई सारे असर पड़ेंगे, खासकर यहाँ पर उसका मूड चेंज होगा। उसके अलावा यहाँ पर उसके
ऊपर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कि उसको देखने में सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। हालांकि थोड़ा बहुत उसका माइंड एक्टिव रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स उसको होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और दिक्कत यह है कि अगर जैसे ही इस ड्रग का ओवरडोज हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर इस ड्रग को ज़्यादा मात्रा में एक इंसान लेना स्टार्ट कर देगा, इससे यहाँ पे डायरेक्टली हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ में हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज होने के चांसेस हैं, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और इवन कई सारी रिपोर्ट्स जहाँ पर यह बोला गया है कि साइकेडेलिक के यूज़ की वजह से कई सारे लोगों की मौतें भी हुई हैं। समझ गए? आते हैं अब ये एलएसडी समझ में आया। दूसरा यहाँ पे marijuana क्या है, इसको समझते हैं। marijuana बेसिकली एक साइको एक्टिव ड्रग है। ये कैनाबीस के प्लांट से बनाया जाता है और इसका यूज़ ना मेडिकल में होता है, यानी पेशेंट्स को, मरीजों को दिया जाता है। उसके अलावा रिलीजियस पर्पज़ के बेसिस पर भी यूज़ होता है। कैनाबीस जो है ना, जिसको हम लोग भांग बोलते हैं, इसका जो यूज़ है स्मोकिंग में, वेपराइजेशन में भी यूज़ होता है, यानी कि इसका स्मोक वगैरह भी किया जाता है। खाने में भी कभी कभी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक मेंटल और फिज़िकल इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इसका कंजम्पशन करता है, तो जैसे कहते हैं ना भांग वगैरह खा ली जाती है तो उसके बाद काफ़ी भूख बढ़ जाती है ना, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट यही देखने को मिलेगा, उसकी जो भूख वगैरह है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, इसका असर क्या पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में इससे जो एक इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कम हो जाती है, उसकी मेमोरी डाउन होती हुई नज़र आएगी। माउथ जो है, उसका जो मुंह है वो सूखता हुआ नज़र आएगा। ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, है ना। एंजाइटी सा यहाँ पर होने लगेगा इसका कंजम्पशन करने के बाद। ये शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर लंबे समय तक यहाँ पर इसका कंजम्पशन करता है, जैसे marijuana का कंजम्पशन करता है लंबे समय तक, तो उसके कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जैसे कि एक व्यक्ति को इसका एडिक्शन हो सकता है, लत लग सकती है। उसके अलावा उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, दिमागी क्षमता है, वो यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। उसके बिहेवियर में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ऐसा आप कह सकते हो। और अगर यहाँ पे कोई महिला है जो कि प्रेगनेंसी के समय पर इस कैनबीस का यूज़ करती है, तो उसका असर डायरेक्टली उसके बच्चे के ऊपर दिखाई दे सकता है, ये भी बोला जा रहा है। तो कई सारे लोगों को अरेस्ट किया है। इवन इसमें एक गर्ल को भी, एक लड़की को भी अरेस्ट किया गया है दिल्ली से। उसके बाद कई सारे लोगों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु से अरेस्ट किया गया है, जो कि डायरेक्टली अपना कॉन्टैक्ट रख रहे थे नेदरलैंड से, पोलैंड से और कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएस के साइड से। और इस प्रकार का जो ये ड्रग्स हैं, ये जो ड्रग्स आपको दिख रहा है, इसको लेकर ये व्यापार चल रहा था। खैर अभी जब्त किया गया है मामला, तो ध्यान रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ये वाला है, बात की जा रही है कि हमारे देश में 508 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं मैनुअल स्कैवेंजिंग से फ्री हो चुके हैं। वहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा रोड पर जो गटर्स बने हुए होते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई करवाई जाती है एक इंसान से, उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग बोला जाता है उस एक्टिविटी को। और जो साफ़ सफाई करता है, जैसे घर के टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, वो भी साफ़ सफाई करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, उसको यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजर्स बोला जाता है, जो ये साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत घातक एक्टिविटी है। घातक एक्टिविटी मतलब इससे कई सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स की जान भी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गंदगी है जिससे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं और एक इंसान की जान ले सकती हैं। तो हम लोगों का फोकस यही है कि शुरू से हम इस मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग ख़त्म कर दिया जाए और जो लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जिनका रोज़गार था ये पूरा का पूरा मामला, उनको कहीं और पर शिफ्ट किया जाए। तो मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट की गई है, और रिपोर्ट के अंदर में बताया गया है कि 508 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर मैनुअल स्कैवेंजिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हमारा देश 508 डिस्ट्रिक्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो चुके हैं। तो टोटल जो 766 डिस्ट्रिक्ट है, 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें से 508 डिस्ट्रिक्ट तो मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो चुके हैं। अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है, उनको भी जल्दी मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री बना देंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब कहाँ कहाँ पर कितने केसेस हैं, कहाँ कहाँ पर डेथ हुई हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। कुछ स्कीम के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी स्कीम चलाई गई हैं, वो सब हम एक एक करके अपने नोट्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पास में कुछ लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, आओ अब बात करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की। क्या होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग? मैनुअल स्कैवेंजिंग बेसिकली एक प्रकार की ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर में जो ह्यूमन एक्सक्रीमेंट है फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स हो गए, ड्राई लेटरिन्स हो गई, सेप्टिक टैंक्स हो गए, गटर हो गए, सीवर्स हो गई, यहाँ से जो एक्सक्रीमेंट है, जो गंदगी है, उसको रिमूव किया जाता है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है इन टैंकर्स की, तो उसको हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। और इंडिया के अंदर में ऑलरेडी यहाँ पर इसके ऊपर रोक लगाई जा चुकी है। इंडिया ने यहाँ पर इस पूरे प्रैक्टिस को एक एक्ट के माध्यम से, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के इस एक्ट के माध्यम से इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के ऊपर बैन लग चुका है।
कि भैया यहाँ पर ये काम आप नहीं करवा सकते और ना ही किसी को इस काम में रोज़गार दे सकते हो। तो एक्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग चलती हुई नज़र आ रही थी। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक्शंस लिए जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को ख़त्म किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इतनी पॉपुलर क्यों थी एक ज़माने में, अभी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन अभी उससे पहले आप देखोगे तो कई सारे लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर में इन्वॉल्व थे। देखो ये जो प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं यहाँ पर कास्ट के बेसिस पर भी चलती हुई नज़र आ रही है। क्लास इनकम जो है, कास्ट क्लास इनकम जो डिवाइड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वहाँ पर बोला जाता है कि जो लो कास्ट के पीपल हैं, है ना, वो ये वाली जॉब परफॉर्म करेंगे। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आती है, लोग की मेंटेलिटी भी यहाँ पर ऐसी देखने को मिल जाती हैं कि लो कास्ट वाले पीपल यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करेंगे। 1993 में इंडिया ने यहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटी को बैन कर दिया था। अलग अलग कई सारे कानून हैं जिसके माध्यम से इसको बैन किया गया। नाउ अभी यहाँ पे कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग से लड़ने के लिए, तो पहला यहाँ पर यह बिल है 2020 का, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन। उसके अलावा यहाँ पे इस प्रकार से कई सारे और भी कदम उठाए गए हैं। फॉर एग्जांपल द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है एक प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह को बनाना, और जो भी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनुअल स्कैवेंजर्स को जॉब देते हैं उस जॉब को रोकना, प्लस यहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में उनको एक दूसरा रोज़गार देना, ठीक है। इस प्रकार के कई सारे एक्ट हैं। एक एक्ट ये भी है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनको लेकर जो एट्रोसिटीज़ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है, इस चैलेंज को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी 19 नवंबर 2020 में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिला। स्वच्छता अभियान ऐप देखने को मिल जाएगा। नमस्ते स्कीम चलाई गई है, यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में चलाई गई है, जहाँ पर मेन मकसद है कि जो भी यहाँ पर गंदगी है, सेप्टिक टैंक्स हैं, है ना, ये हम लोग ख़त्म कर सकें। इसको साफ़ करने वाली जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर ख़त्म की जा सके। इवन सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर कई बार गया है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सरकार को और बोला था कि 1993 से अभी तक जिन भी लोगों की जान गई है ये काम करते हुए, उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए उनके परिवार वालों को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान ये एक नेशनल कैंपेन है, किस चीज़ को लेकर है? क्या ये होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सन्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए है, सेक्स वर्कर्स को उनकी प्रैक्टिस से रिलीज़ करने के लिए है, या फिर जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है इसको ख़त्म करने के लिए है, या फिर जो बॉन्डेड लेबरर्स हैं उनको रिलीज़ करने के लिए है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर यह राष्ट्रीय गरिमा अभियान स्टार्ट किया गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया है, 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जीएस पेपर नंबर 1, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? अमरनाथ यात्रा पे कई सारे लोग गए होंगे, तो अमरनाथ यात्रा में एक नई फैसिलिटी को बनाया जा रहा है। नई फैसिलिटी जल्दी आएगी। जो पिलग्रिम्स जाते हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे श्रद्धालु लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्रा में, अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उन सभी लोगों के लिए यात्री निवास बनाया जा रहा है। यात्री निवास यानी कि वो सारे श्रद्धालु वहाँ पर रुक सकें, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ऐसा इतना बड़ा यात्री निवास बनाया जा रहा है कि वो हर साल 30,000 जो भक्त होंगे, 30,000 जो श्रद्धालु होंगे, उनको वो कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, उनको एक जगह प्रोवाइड करवाएगा वहाँ पर रुकने के लिए, ठीक है। और इस यात्री निवास को बनाने के लिए एक बहुत बड़े एरिया में लगभग 1.84 एकड़ का जो प्लॉट है वो जगह ली जाएगी और उसमें ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। उसके अलावा इसमें जो पैसा है लगभग 51 करोड़ रुपीज़ जो है वो खर्चने वाले हैं, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। 51 करोड़ का खर्चा आएगा यात्री निवास को बनाने में, ठीक है। अब ये न्यूज़ में है, थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? थोड़ा सा यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के बारे में पढ़ लेना है, खासकर अमरनाथ के बारे में पढ़ लेना है। तो मैं आपको जो बेसिक सी चीज़ें वो बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अमरनाथ केव के बारे में आपने सुना होगा। कुछ इस प्रकार की आपको ये अमरनाथ की गुफा देखने को मिलती है, जहाँ पे अंदर आपको शिवलिंग दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये है वो गुफा, ये शिवलिंग है। तो उसी अमरनाथ केव की जो है यात्रा की जाती है, वहाँ पे दर्शन करे जाते हैं। तो हिंदुइज़्म में एक बहुत ज़्यादा होलिएस्ट श्राइन है, बहुत पवित्र जगह वहाँ पे मानी जाती है। वो जो लोकेशन है ये कह सकते हो श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर में, वहाँ से 141 किलोमीटर की दूरी पर और ऊंचाई पर, लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर
जो ये अमरनाथ केव है वो आपको स्थित देखने को मिलेगी। बोला जाता है कि अमरनाथ केव में एक स्टैलेग्माइट आपको देखने को मिलेगा, एक स्टैलेग्माइट बना हुआ है। और स्टैलेग्माइट कैसे बनता है मैं आपको बता दूं कि जो ड्रॉप्स हैं, जो पानी की ड्रॉप्स हैं, वो ऊपर से गिर रही हैं, है ना। और वो ड्रॉप्स क्या हो रही हैं, वो जमती चली जा रही हैं, गिर रही हैं, जमती चली जा रही हैं, और जमते जमते यहाँ पर वो क्या है, एक शिवलिंग को बना रही हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ज़मीन पर यहाँ पर वो ड्रॉप्स टपकी और टपकते टपकते क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग को फॉर्म किया। उसी को हम लोग यहाँ पर स्टैलेग्माइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रिलीजियस इम्पॉर्टेंस क्या है इस पर्टिकुलर एरिया का मैं आपको समझाता हूँ। हिंदू रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग मानते हैं कि ये जो जगह है अमरनाथ केव, ये जो गुफा है, ये वो गुफा है जहाँ पर शिव जी ने जो एक जीवन है, जीवन के जो सीक्रेट्स हैं, लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं, वो एक्सप्लेन करे थे पार्वती जी को। ये वो जगह है, इस वजह से यहाँ पर इस जगह का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अमरनाथ यात्रा की जब बात करते हैं तो इस केव तक जाने के लिए मतलब पैदल चलना पड़ता है। पैदल चढ़ सकते हो या फिर जो पोनियाँ चलती हैं यानी खच्चर हैं, उनका यूज़ किया जा सकता है। अब पोनी बेसिकली एक प्रकार के छोटे घोड़े होते हैं, स्मॉल हॉर्सेस आपको ये देखने को मिलेंगे, बहुत ताकत होती है उनके पैरों में, तो उनका यूज़ किया जा सकता है या फिर पैदल चला जा सकता है। ठीक है, इस गुफा तक। अब यहाँ पे अमरनाथ केव तक, इस गुफा तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ते देखने को मिल जाएंगे। नीलगिरथ से एक रास्ता देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे पहलगाम से रास्ता देखने को मिल जाएगा। पहलगाम से काफ़ी ऊंचाई पर है, ये आप लोग देख पाओगे, पहलगाम से काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है इस केव तक पहुँचने के लिए। या एक रास्ता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पंचतारणी संगम से यहाँ पर ऊपर अमरनाथ केव तक पहुँचना पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे अमरनाथ केव का पूरा रूट मैप है कि कौन कौन से रास्ते यहाँ पे आते हैं पहाड़ पर जाने के लिए। नाउ आते हैं वर्ल्ड पेज पर। वर्ल्ड पेज पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इकलौता आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट भी है। ईरान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं ढेर सारे। अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन उन सभी सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान ने अपनी एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लिया है। और वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी इन्हीं वजह से लगे हैं कि भाई यार इतना ज़्यादा वेपन्स का डेवलपमेंट मत करो, है ना। आज के समय पर ब्लैक लिस्ट में भी है ईरान, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने उसके बावजूद भी बनाया, और जो कि 1400 किलोमीटर को कवर कर सकेगा। अब एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है हाइपरसोनिक का, इसमें काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती कौन सी हैं। और मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाता हूँ कि एग्जैक्टली वो मिसाइल्स कौन सी होती हैं। क्वेश्चन बन सकता है, क्यों, अब की बार आपने देखा था प्रीलिम्स में बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नाउ अब समझते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स कौन सी होती हैं या फिर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कौन सी होती है। देखो, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये वाली हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं, उनकी जो स्पीड होती है, जो उनकी गति होती है, वो साउंड से 5 गुना ज़्यादा होती है। यानी जो ध्वनि होती है ना, जैसे मैं बोलता, यानी आप कुछ बोल रहे हो या मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको इतनी देर में सुनाई दिए जा रहा है, ये जो स्पीड है कि एक इंसान ने बोला आपको सुनाई दिया, जो स्पीड में सुनाई दे रहा है आपको, इससे भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो चल सकता है। ठीक है, और कौन सी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ किया गया है, यानी कि हवा का यहाँ पर ये यूज़ करता है। और स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है वो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, स्क्रैमजेट। ठीक है, स्क्रैमजेट एक प्रकार का एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी कि जो हवा होती है, हमारी जो वायु है, उसका ये यूज़ करता है। और जितनी ज़्यादा हवा का यहाँ पर यूज़ करेगा उतनी ज़्यादा गति से चलेगा, तो हवा का एक मेन रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, एक थोड़ी सी हार्ड टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वाली हाइपरसोनिक। अब क्या इंडिया के पास में इस प्रकार की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल, इंडिया भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहा है। इवन हम लोगों ने यहाँ पर एक टेस्टिंग भी की थी। हाल ही में DRDO ने एक फ़्लाइट टेस्ट किया था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल का, जिसकी कैपेबिलिटी थी कि वो साउंड की स्पीड से, ध्वनि की स्पीड से 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो इंडिया के पास में एक हाइपरसोनिक विंड टनल भी है। इस विंड टनल की जो टेस्ट फैसिलिटी DRDO की है, इसको उद्घाटन किया गया था हैदराबाद के अंदर में। तो भारत के पास भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, और इस टेक्नोलॉजी में स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो वो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, अब पहले ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी होती हैं, टर्बोजेट, रामजेट और उसके बाद में स्क्रैमजेट। ठीक है, जो स्क्रैमजेट है हम इसकी बात करने वाला है, क्योंकि हाइपरसोनिक में यही वाली यूज़ की जाती है। देखो, आपने एक एयरप्लेन का कॉन्सेप्ट तो बहुत आराम से समझा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एयरप्लेन क्यों उड़ता है, तो आपको क्यों उड़ता है, बनाया ऐसे इसलिए वजह से उड़ता है।
यहाँ पे अगर मैं इस एयरप्लेन को दिखाऊं और आपसे बोलूं इनमें से केवल दो चीज़ें अगर हम एयरप्लेन से निकाल दें तो वो दो चीज़ें क्या होंगी, मतलब अगर वो दो चीज़ें निकाल दें तो एयरप्लेन नहीं उड़ सकता, तो वो दो चीज़ें क्या होंगी? तो वो दो चीज़ें आपको यहाँ पर टर्बोजेट नज़र आएंगे, ये वाले, ठीक है। एयरप्लेन के अंदर में ये दो टर्बोजेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ठीक है। इन्हीं की वजह से ये एयरप्लेन उड़ रहा है। अगर इनको निकाल दिया जाए तो यहाँ पर ये केवल और केवल एक एल्यूमिनियम की बॉडी या जो भी कहो एक मटेरियल की बॉडी बनी हुई है, इसके यूज़ की वजह से यहाँ पर पूरा एयरप्लेन उड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्बोजेट। अब ये टर्बोजेट क्या होता है इसको यहाँ पे समझेंगे। इस प्रकार से आपने देखा होगा एयरप्लेन में ये लगा हुआ है, इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, वो घूमता है ना, और वो यहाँ पर हवा को खींचता है, इस हवा का यूज़ करता है, और इस हवा का जो है प्रॉपर यूज़ करता है। उस हवा का यूज़ करने की वजह से यहाँ पर जो ये एयरप्लेन है वो उड़ रहा होता है, ठीक है। इसको हम लोग टर्बोजेट या टर्बोफैन के नाम से जानते हैं। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब ये घूमता है ना तो ये बाहर से हवा को अपने अंदर खींचता है, बहुत तेज़ी से खींचता है, और इतनी तेज़ी से कि इसके सामने कोई बड़ा सामान हो तो वो इसके अंदर तुरंत समा जाए, इसके अंदर घुस जाए। वो ये दिखने में छोटा लग रहा है, बहुत बड़े साइज़ का होता है टर्बोजेट। और जितनी तेज़ी से ये हवा को अपने अंदर खींचता है ना, उतनी ही तेज़ी से, उससे ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर ये हवा को पीछे फेंकता है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता है। अब आप कहोगे ये क्या है? हाँ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गुब्बारा लिया, गुब्बारे को पूरी तरह से फुला दिया, और फुलाने के बाद में इस गुब्बारे को पीछे से पकड़ लिया। अब उसको छोड़ो। अब छोड़ोगे तो क्या होगा? पीछे से हवा निकलेगी और गुब्बारा आगे भागेगा। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर इसके साथ में होता है एयरप्लेन में। जो टर्बोजेट है ये बाहर की हवा का यूज़ कर रहा है, ठीक है। जो ये एयर है इसको बहुत तेज़ी से अपने अंदर खींच रहा है, और खींचने के बाद पीछे से उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर ये फेंक रहा है, जिसकी वजह से एयरप्लेन आगे उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। समझ गए इस बात को? तो टर्बोजेट का कॉन्सेप्ट है। अब ये रैमजेट और स्क्रैमजेट क्या है? अब रैमजेट और स्क्रैमजेट में स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इसका हम मिसाइल में यूज़ करते हैं। अब स्पीड ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना होगा? सिस्टम वही है, लेकिन हमें ज़्यादा हवा का यूज़ करना होगा, ज़्यादा हवा अंदर जाए और ज़्यादा हवा तेज़ी से बाहर निकले। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज़ यहाँ पर एयरप्लेन में इस वाले इंजन का यूज़ हो रहा है टर्बोजेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हवा इतनी जगह में जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारा पूरा सिस्टम लगा होता है, इंजन लगा हुआ होता है, नोजल लगा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टरबाइन घूमता है, ये इस पंखे को घुमाता है, तब हवा एंटर करती है ना। और उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर, मतलब यहाँ पे ये रास्ते से एंटर करी और एंटर होने के बाद में इतनी तेज़ी से यहाँ पर ये हवा बाहर निकल गई। लेकिन जो ये जगह देख रहे हो, जगह कितनी कम है, यहाँ पर कम हवा जाएगी और कम ही हवा बाहर निकलेगी, तो स्पीड कम रहेगी। लेकिन स्क्रैमजेट में अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा एयर का यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो इंजन है वो आगे से पतला कर दिया गया है। ये जगह देखो खुल चुकी है पूरी तरह से, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है हवा आने का, और यहाँ पे प्रेशर बनेगा उतनी ही तेज़ी से, यहाँ पे भी प्रेशर बनेगा और उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर ये जो हवा है पीछे बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे, है ना, जिससे क्या होगा? बहुत तेज़ी से पीछे से हवा छूटने का भी जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े गैप में आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि जो इसकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब रैमजेट और स्क्रैमजेट में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं फ़र्क है, बस फ़र्क वही है कि इसको और पतला कर दिया गया है, ठीक है। ऊपर के कंपैरिजन में इसको और पतला कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे और जगह बन गई, ये और ज़्यादा एयर का यूज़ कर सकता है, जिससे यहाँ पे प्रेशर बनेगा और एयर को काफ़ी तेज़ी से ये छोड़ सकता है। इस आगे को सिस्टम को बोलते हैं कंप्रेशन, यह है कंबस्चन और यह है एक्सपेंशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इस इंजन को अगर आप अंदर से देखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये इंजन दिखाई देता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंबस्चन चैम्बर। ये एयर इनलेट, यानी कि यहाँ से हवा अंदर जाती है, ये इनटेक होगी, ये कंप्रेशन होगा, यहाँ पे कंबस्चन होगा। यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन घूमता है, नोजल लगा होता है, नोजल फ्यूल छोड़ने का काम करता है ना। क्योंकि एयर का यहाँ पे यूज़ भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक छोटी सी आग लगानी है, और आग जो है वो बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के लग नहीं सकती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हवा यहाँ पे आनी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो छोटी सी आग लगेगी, क्योंकि जो स्पार्कल निकलेगा यहाँ पे स्पार्कलिंग भी हो रही होगी, प्लस एक नोजल लगा होगा जो कि तेल का छिड़काव कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी जनरेट होगी, टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन जो है हमारा आगे पंखे के साथ में कनेक्टेड है एक शाफ्ट के माध्यम से, एक रॉड के माध्यम से। तो टरबाइन घूमेगा, पंखा घूमेगा, हवा अंदर जाएगी, उसके अलावा यहाँ पर सारा प्रोसेस होगा, जैसा मैंने आपको समझाया। तो टर्बोजेट का डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको ये नज़र आता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर मिसाइल है वो अभी ईरान ने डेवलप किया है, जो कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, सबसे तेज़ी से भागने का काम करेगा, जो ध्वनि है उससे भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से कवर कर सकता है। और स्क्रैमजेट हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। समझ गए ना दोस्तों? मैंने मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको बहुत जल्दी समझाने की कोशिश की है। ये मैंने आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में समझा दिया, रैमजेट क्या होता है, उसके अलावा स्क्रैमजेट क्या होता है,
ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, जो ये मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिया, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंडिया के पास में क्या है, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। देखो जो ऊपर एडिटोरियल है ना, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है यार। ये मैंने पढ़े, मतलब कोई ज़्यादा वही क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, उन चीज़ों से लड़ना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, वही मैटर है, रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है। तो ऐसे टॉपिक अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसकी जगह कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में आए, क्योंकि उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी आपके पास में कंटेंट है प्रेजेंट कि हाँ क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या करना है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। हाँ कंट्रोल करना सबको पता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा नया नहीं है, कुछ भी मैंने पढ़ा तो मुझे खुद यहाँ पर मैं सोचा यार कि ज़्यादा कुछ बेटर नहीं है, तो यहाँ पे बताने लायक भी नहीं है, बार बार वही चीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट है आज के हमारे द हिंदू में एक्सप्लेन सेक्शन पर जब आप देखोगे, खासकर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, तो कोसोवो का नाम सुना होगा आपने। कोसोवो और सर्बिया, इन दोनों देशों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कोसोवो बेसिकली सर्बिया का एक हिस्सा है। कई सारे देश इसको देश मानते हैं और कई सारे देश जो है इसको देश नहीं मानते। फॉर एग्जांपल इंडिया इसको एक देश नहीं मानता है, जबकि यूएसए इसको एक कंट्री मानता है, ठीक है। तो कोसोवो और सर्बिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। रिसेंटली कई सारे लोगों की मौतें हुई हैं, प्रोटेस्ट चला है, लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उसकी वजह से यह न्यूज़ में बना हुआ है, तो ये डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास में जैसे मैंने बोला था थंबनेल वाला आर्टिकल कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भविष्य में इसकी संभावना है या फिर ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य में ये हमारे लिए काम का होगा या फिर बहुत डेंजरस हो सकता है, इसको हम लोग अपन समझेंगे आज। तो ये बेसिकली हमारे द हिंदू का ही एडिटोरियल है, गुड एंड बैड ऑन इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया नीड्स टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइल अवॉइडिंग एडवर्स इफेक्ट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत बुरे प्रभाव भी हैं, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए हमें इसके जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर निकालने होंगे, उन बेनिफिट्स का प्रॉपर यूज़ करना होगा, ऐसा डिस्कशन किया जा रहा है। समझते हैं क्या है यहाँ पे राइटर के कहने। करना क्या है, बस स्क्रीन पर नीचे देखना। देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने दो एडिटोरियल को मिक्स किया, एक तो ये वाला, उसके अलावा यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, वो है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। देखो एक तो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक होता है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। देखो जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना, जिसके बारे में यहाँ पे राइटर चर्चा करते हैं, ये एक प्रकार का ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि डेटा को क्रिएट करता है, इमेजेस को क्रिएट करता है, वीडियोस को क्रिएट करता है, ऑडियो, टेक्स्ट, 3D मॉडल्स। ये है बेसिकली जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक नए कंटेंट को क्रिएट करता है, एक आइडिया के ऊपर यहाँ पे एक पूरे डेटा को तैयार करता है। इसके अंदर डेटा है, उसके बेसिस पर एक नया कंटेंट बनाया, नया इमेज तैयार किया, नया टेक्स्ट बनाया, नया ऑडियो क्रिएट किया, वीडियो क्रिएट किया, वो कहलाता है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ गए इस बात को? चलो अब आते हैं। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक प्रकार का ऐसा सिस्टम जो कि नया कंटेंट को क्रिएट कर सके, इसमें जो डेटा है उसका यूज़ कर सके, टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूज़िक, कोड, इन सब चीज़ों को जनरेट कर सके। यह न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर में काम करता है, मतलब बहुत सारा लार्ज अमाउंट में जो डेटा है उसको यहाँ पर ये लर्न करता है, डेटा को सीखता है, उसके बाद में यहाँ पर अपना आउटपुट देता है। उस डेटा के बेसिस पर जो भी इसने सीखा होता है, जो भी याद किया होता है, उसके बेसिस पर नई चीज़ बना कर देता है, नया इमेज, नया कंटेंट तैयार करके देता है, ठीक है। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे बेनिफिट्स, फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहले राइटर फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहला फ़ायदा है कंटेंट क्रिएशन। आप अच्छा सा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो इस जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। कुछ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, म्यूज़िक और भी कई सारी चीज़ों को यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट जनरेशन प्रोसेस है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो कि बहुत सारा कंटेंट बनाती है, मार्केटिंग में इसका यूज़ होता है, तो उसके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ ये देखने को मिलेगी। दूसरा पर्सनलाइजेशन। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसका यूज़ किया जा सकता है एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए। मतलब एक यूज़र जो है, एक इंसान जो यहाँ पर यूज़र है, उसका बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद में जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, ये नए रिकमेंडेशन दे सकता है, ये प्रोडक्ट्स दे सकता है कि आपको ये सूट करेगा, कस्टमर को एक अच्छा सेटिस्फेक्शन देने का काम कर सकता है, ठीक है, उनको एक अच्छा कंटेंट दे सकता है, ठीक है, एक इंसान का बिहेवियर समझ गए। तो मशीन है, एक इंसान का बिहेवियर समझेगी कि हाँ एग्जैक्टली इसको क्या चीज़ पसंद आ रही है, आप फ़ोन में क्या स्क्रॉल कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपको ये नया कंटेंट तैयार करके देगा, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिव असिस्टेंस, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमारे जो खासकर बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो आज के समय पर अलग अलग जगह पर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर सकता है। आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, है ना, अपने आइडियाज़ को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उस आइडिया को वाकई में जो
लेकर आया जा रहा है, लोग प्रेजेंट किया जा रहा है लोगों के सामने, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किया जा रहा है। उसके अलावा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, यानी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जनरेटिव वाला, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क की तरह भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज़ ये एक नया ड्रग कंपाउंड, दवाई का एक नया कंपाउंड को बना सकता है। उसके अलावा कुछ एफिशिएंट डिज़ाइंस को बना सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो नोवल सॉल्यूशंस हैं, है ना, आपको नए नए सॉल्यूशंस देने का काम कर सकता है ये, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वर्चुअल कैरेक्टर्स की बात की जा रही है। जो ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कुछ वर्चुअल कैरेक्टर्स और एजेंट्स को अपनी आपकी लाइफ में ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट, है ना, जिससे आप यहाँ पे मतलब चैटबॉट ऐसी चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका सारा काम हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ें आ चुकी हैं, VR। उसके अलावा यहाँ पे गेमिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो कई सारे एजेंट्स हैं जो वर्चुअल एजेंट्स हैं। केवल आप वीडियो कॉन्फ्रेंस, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, केवल आप जैसे करते हो ना, आप इनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो। गेम खेल रहे हो, पूरी तरह से यहाँ पर उसमें आप इंटरेक्शन में हो, चैटबॉट्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो नई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आती चली जा रही है मार्केट के अंदर में, ठीक है। काफ़ी सारे जो वर्चुअल कैरेक्टर्स हैं, ऑनलाइन कैरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पर लोगों की लाइफ में ऐड होते चले जा रहे हैं। ये तो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ थ्रेट्स भी हैं। इसके कुछ कह सकते हो कि घातक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हैलुसिनेशंस, यानी कि जो ये मशीन्स हैं, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, इनमें कई बार एरर्स होते हैं, गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये मशीन है ना, तो इनके आंसर्स गलत हो सकते हैं। कई बार ये नॉनसेंस वाली बातें कर सकते हैं, इनएक्यूरेट या मिसलीड भी कर सकती हैं ये मॉडल्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा डीप फेक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो मशीनरीज हैं आज के समय में, ये इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि डीप फेक मैंने आपको कल पढ़ाया भी था, याद हो रहा होगा। इससे जो लोगों का पिक्चर वगैरह है वो चेंज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर इमेज को। एक इमेज मान लो है किसी और का, उसके शकल वगल बदल कर किसी और की इमेज बनाई जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर एक मान लो कोई पॉलिटिशियन है ना, वो स्पीच दे रहा है तो उसकी आवाज़ बदली जा सकती है, चेहरा बदला जा सकता है। वो सब डीप फेक के माध्यम से किया जा रहा है, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यही जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यही मशीनरीज़ के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं डिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। तो एक अगेन इसका बुरा यूज़। फिर डेटा प्राइवेसी को लेकर भी कह सकते हो उसका एक घातक यूज़ देखने को मिल जाएगा। ये क्या मैटर है? देखो, जितने भी ये AI मॉडल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल हैं, जो भी मशीनरीज आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो या जितनी भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को कंज्यूम करता है। आपका बहुत सारा डेटा को लर्न करता है, उसके बाद आउटपुट को जनरेट करता है। ये जो डेटा है आपका, इसमें सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है ना, जिसको साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करता है, बिना आपको नॉलेज दिए आपका डेटा लगातार जनरेट हो रहा है, ये सारा का सारा डेटा। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल हैं, जितनी मशीनरीज आप यूज़ कर रहे हो, ये हैकर्स के थ्रू हैक की जा सकती हैं। आपको मोबाइल फ़ोन हैक किया जा सकता है, लैपटॉप हैक किया जा सकता है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है, ठीक है। ये सब मशीनरीज तो हैं, तो ये हैक की जा सकती हैं। तो हैक करके यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल मॉडल्स हैं ना, इनका यूज़ किया जा रहा है हैकर्स के थ्रू, ताकि एक नया कॉम्प्लेक्स टाइप मालवेयर को बनाया जा सके। साइबर अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार के जो अटैक्स हैं, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी को, किसी का रेपुटेशन को बर्बाद की जा सकती है ना। किसी के ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा कर रेपुटेशन बर्बाद की जा सकती है, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस किया जा सकता है, उसका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉडल्स हैं, ये कुछ ऐसा कंटेंट भी क्रिएट करते हैं कि जो कि यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। कुछ ऐसा टेक्स्ट, म्यूज़िक, आर्ट जो कि ऑलरेडी किसी और का कंटेंट है, वो यहाँ पर आप कंटेंट क्रिएट कर दोगे तो उससे कॉपीराइट इश्यूज़ होने के भी काफ़ी सारे चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर बात की गई है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके यूज़ गलत तरीके से कैसे हो सकते हैं, वो राइटर ने समझाया है। अब राइटर बोलते हैं कि कैसे इंडिया जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट्स के तौर पर यूज़ कर सकता है, कैसे इसके बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। पहली चीज़, आप इसका हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हो। इन मशीन्स का आप हेल्थ केयर में यूज़ करो, एक प्रॉपर इंसान की जो बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए, है ना। तो कुछ मेडिकल इमेजेस हो सकती हैं, डेटा हो सकता है, वो एनालाइज किया जा सकता है, तो हेल्थ केयर में यूज़ हो जाएगा। एजुकेशन में यूज़ हो जाएगा। आपका मोबाइल फ़ोन है सबसे बड़ी चीज़, आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से काफ़ी सारी हेल्प मिल रही है ना। टीचर्स की हेल्प कर सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के मामले में। एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकता है जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप की फसलों को बढ़ा सकता
है ना, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। कैसे? बस खाली एक रिकमेंडेशन देकर कि भाई इरिगेशन में आप जो सिंचाई कर रहे हो वो सिंचाई में आपने ये बदलाव करना है, आप ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करो, ये वाला पेस्ट कंट्रोल यूज़ करो। इससे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो टेक्नोलॉजी है ना वो कहीं ना कहीं इंसान को एग्रीकल्चर सेक्टर में हेल्प कर सकती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक इंसान की हेल्प कर सकता है डिज़ाइन करने में, प्लस उसको एक नया प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है ना। एक कस्टमर की जो नीड है वो पूरी करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। एक डिज़ाइन बनाकर यहाँ पे उसको कैसे प्रोड्यूस करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है ना। ये आपने ध्यान में रखना है। तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी, ठीक है, इसका यूज़ किया जा सकता है। आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, गेम्स के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे यहाँ पर लोगों का थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए ना। सवाल यहाँ पर यह है कि इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि, क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं ये हमने समझ लिया, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं वो भी समझा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि जो इस जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, उससे हम ओवरकम कर सकें, उन चुनौतियों से बाहर निकल सकें। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून को तैयार करने की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पे एक पर्पस डिफाइन करेगी कि भाई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीनरीज़ हैं, इनका प्रॉपर यूज़ यही है, पर्पस ये है, और इसका कभी भी यहाँ पर गलत उपयोग ना हो। इसको लेकर जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े ज़्यादा मैटर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक एक्यूरेट, हमें डेटा, एक एक्यूरेट कह सकते हो कि जो नियम कानून है वो तैयार करने होंगे, है ना। एक फ्रेमवर्क अगर होगा तो वो बता सकेगा कि भैया कि एक डेवलपर, इन सब का जो रोल है वो बेसिकली क्या है, इन सब की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि सब नियम के कानून के मुताबिक सभी लोगों को अपना रोल मिल जाएगा, उनको पता है हमें कैसे काम करना है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल भी कर सकेंगे। तो ये करना थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरी है। उसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि इंडिया रिसर्च और डेवलपमेंट पर कम पैसा खर्च कर रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। और इंडिया को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्ट्रेंथ है वो अपनी डेटा साइंस में, इंजीनियरिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी यहाँ पर इंक्रीज़ करनी होगी। प्लस दुनिया भर की कंट्रीज़ के साथ में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट करके यहाँ पर इसका और बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है नाउ। तो दोस्तों आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या बोलता है? डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। भारत की डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए, विकास के लिए और सुरक्षा के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खासकर जनरेटिव एआई, इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे, क्या चुनौतियां हो सकती हैं। प्लस आपने कुछ तरीके, कुछ मेजर्स बताने हैं कि कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे हम लोग इस जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं इसका अच्छा यूज़ कर सकें, और इसका जो रिस्क है वो हम लोग कम कर सकें। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। भारत के विकास और सुरक्षा के लिए जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें। कुछ उपाय सुझाएं जो भारत को अवसरों का दोहन करने और जनरेटिव एआई को जोखिम को कम करने के लिए लेने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो उपाय हैं वो भी आपने देने हैं। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना, आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल बात करता है व्हाई इज़ देयर ट्रबल इन कोसोवो अगेन। कोसोवो के अंदर में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसको लेकर सारे के सारे हम लोग जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोसोवो सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जगह कहाँ पर है, तो आपको यूरोप में ये जगह देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये मैप आप देख पा रहे होंगे, ये है कोसोवो, ऊपर है सर्बिया, ये इनके बीच का एक बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। बराबर में है मोंटेनेग्रो, देन उसके बाद में अल्बानिया नीचे है, नॉर्थ मैसेडोनिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इसके आसपास अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर कर रही हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा, बट ये देख पाओगे सर्बिया, कोसोवो, नीचे अल्बानिया, ये 3 जगह को लाइन से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोसोवो बेसिकली एक समय पर सर्बिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पर कोसोवो जो है सर्बिया से अलग हो गया। ठीक है,
अब कोसोवो को जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो ये ऊपर बैंगनी कलर का हिस्सा दिख रहा है ना नदर्न रीजन में, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सदर्न रीजन में दिख रहा होगा, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर सर्ब्स रहते हैं। कौन रहते हैं? सर्ब्स रहते हैं। और इन्हीं एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। ऊपर वाले एरिया में यहीं इन्हीं एरिया के अंदर कई सारी लड़ाइयाँ भी हैं, और उन्हीं लड़ाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई इस वाले इशू में आखिरकार सर्बिया और कोसोवो को लेकर क्या विवाद है ना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या इसका हुआ क्या रिसेंटली, जो सर्बियन प्रोटेस्टर्स हैं, सर्बिया के जो प्रोटेस्टर्स हैं और साथ ही साथ में जो नेटो पीस कीपर्स हैं, तो इन्होंने हाल ही में इनके बीच में क्लैश हो गए, लड़ाई हो गई कोसोवो के अंदर में, जिसकी वजह से 60 लोगों को मतलब बहुत इंजरीज़ आई हैं, 60 लोग घायल हो चुके हैं। और पिछले 10 सालों में अभी तक का एक सीरियस इशू ये है वहाँ पे जनरेट होता हुआ नज़र आया है। तो ये जो टेंशन हुई है आज के समय पर, इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। जो आपने कोसोवो देखा था ना ऊपर, नदर्न कोसोवो जो बैंगनी कलर का था, वो एक मेन रीज़न है। जो नदर्न कोसोवो है ना, वहाँ पर टेंशन्स ज़्यादातर जनरेट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी बड़ा पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। क्योंकि एक तरफ एथनिक सर्ब्स हैं, सर्ब्स लोग हैं, और दूसरी तरफ एल्बेनियंस हैं। सर्ब्स जो कि बेसिकली क्रिश्चियन हैं और एल्बेनियंस जो कि मेजोरिटी में मुस्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके बीच का यहाँ पर डिस्प्यूट है, इनके बीच की यहाँ पे लड़ाई है। कहाँ पर? कोसोवो के नदर्न वाले हिस्से में जो बैंगनी कलर का हिस्सा था, और पॉलिटिकल डिवाइड को लेकर मामला है। हुआ क्या कि जो सर्ब्स हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं आज के समय पर रूल कर रहे हैं उस नदर्न वाले रीजन में। जो बैंगनी कलर का हिस्सा आपने ऊपर देखा था ना नॉर्दर्न कोसोवो में, वहाँ पे जो मेजोरिटी रूल में है वो सर्ब्स हैं, जो क्रिश्चियन है उनका रूल चल रहा है। ठीक है, उन्होंने अपनी मेजोरिटी बनाई और कोशिश की है कि जो एल्बेनियन मेयर्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। एल्बेनियन मेयर्स जो हैं वो लोकल काउंसिल में अपना हिस्सा ना लें, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ये यहाँ पर मेन फोकस किया गया सर्ब्स के थ्रू। सर्ब्स ने यहाँ पे जो अभी अप्रैल 2023 के इलेक्शन है उसको बॉयकॉट भी कर दिया, क्योंकि जब बॉयकॉट हुआ तो वोटिंग वगैरह में भी आप देख पाओगे बहुत कम वोटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो इलेक्शन रिजल्ट हैं वो यहाँ पर सर्ब्स ने रिजेक्ट कर दिया और बोला ये इलेजिटिमेट है, हम यहाँ पर इन इलेक्शन रिजल्ट्स को फॉलो नहीं करने वाला। इनका मेन मकसद है इनका रूल बना रहे, जो सर्ब्स हैं बेसिकली वो यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करें। अब क्या हुआ, कोसोवो और सर्बिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये लड़ाई है वो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, अब ये कैसी पुरानी है, आप ज्योग्राफी देखो थोड़ा सा। जो सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है हमारे यूरोप के अंदर में, और ये कौन कौन से देशों के साथ बाउंड्रीज़ को शेयर करता है? हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। और कोसोवो जस्ट सर्बिया के नीचे है। कोसोवो भी यहाँ पर एक छोटा सा लैंडलॉक रीजन आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। उसके बाद में यहाँ पर बोला जाता है कि बहुत सारे जो सर्ब्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनका जो बर्थ प्लेस है वो कोसोवो का है। कोसोवो में यहाँ पर वो जन्मे थे। अब कोसोवो सर्बिया से अलग हो जाता है 2008 में, लेकिन सर्बिया ने अभी तक कोसोवो को एक अलग से कंट्री का जो दर्जा है वो नहीं दिया है। कई सारे ऐसे अभी भी देश हैं जो कि इस कोसोवो को एक अलग से देश नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि कोसोवो को एक देश मानते हैं। अब इनमें रिलीजन्स कौन कौन से रहते हैं ये समझो। जो कोसोवो वाला रीजन है वहाँ पर सर्ब्स और एल्बेनियंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग एथनिसिटी को, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1.8 मिलियन पीपल जो कोसोवो में रह रहे हैं, 1.8 मिलियन, इन 1.8 मिलियन में से 92% तो एल्बेनियन है और 6% आपको सर्बियन देखने को मिल जाएंगे। और बाकी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बॉस्निक, गोरान, तर्क और रोमा वाले देखने को मिलेंगे। लेकिन मेजोरिटी में कौन है? 92% एल्बेनियंस हैं और 6% सर्बियंस। जो सर्ब्स हैं यानी सर्बियंस हैं वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, और जो एल्बेनियंस हैं वो कहीं ना कहीं क्या हैं? मुस्लिम्स हैं। और बाकी सारी जो यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आपने कोसोवो की लड़ाई सुनी होगी, बैटल ऑफ कोसोवो। ये क्या था? तो सर्बिया के जो नेशनलिस्ट थे ना, इन्होंने यहाँ पर अभी जो 1389 का जो बैटल हुआ था, 1389 में एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ कोसोवो। ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? सर्बियन प्रिंस थे एक तरफ और दूसरी तरफ ऑटोमन सुल्तान। इनके बीच में यहाँ पर ये पूरा का पूरा बैटल जो है हुआ था। इस बैटल को यहाँ पर सर्बियन नेशनलिस्ट ने याद किया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ये बैटल है, जो युद्ध है, ये हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ पर कोसोवो के अंदर में जो एल्बेनियन रह रहे हैं, जो मुस्लिम्स ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, एल्बेनियन यानी कि जो मुस्लिम्स हैं वो, उन्होंने यहाँ पर कोसोवो को देखा है कि जो कोसोवो वाला रीजन है वो एल्बेनियंस को बिलोंग करता है, मुस्लिम्स को बिलोंग करता है। और जो सर्बिया के लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है, कब्जा लिया है बस। ठीक है, तो इन दोनों का एक दूसरे का यही कहना है। सर्ब्स का कहना यह है कि ये एरिया हम लोग को बिलोंग करता है, उसके बाद एल्बेनियंस का कहना है कि एरिया हम लोग को बिलोंग करता है। लेकिन मैं आपको अगर कोसोवो का इतिहास बताऊं तो कोसोवो पहले यूगोस्लाविया के अंदर में आता था।
अब ये यूगोस्लाविया क्या है, जैसे यूएसएसआर हुआ करता था ना, जो यूएसएसआर टूटा, रशिया बना, रशिया के आसपास के जो देश हैं वो भी सब यहाँ पर यूएसएसआर टूटने के बाद ही बने हैं, कुछ इस प्रकार का यूगोस्लाविया भी था। तो 1945 में से आप देखोगे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 जो है हमारा वो एंड होता है, तो 1945 से लेकर 1992 के बीच में जो ये पूरा यूगोस्लाविया है, ये जो एरिया है पूरा बाल्कन्स के अंदर में, जो बोस्निया, जैसे आज के समय पर बताऊं तो अलग अलग देश बन चुके हैं। बोस्निया हर्जेगोविना ये अलग देश बन चुका है, क्रोएशिया अलग है, मैसेडोनिया अलग है, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सारी कंट्रीज़ अलग अलग हैं। लेकिन एक समय पर ये सब देश एक हुआ करते थे जो कि मिलाकर यूगोस्लाविया बनाते थे, लेकिन ये टूटने के बाद में सारे के सारे बिखर गए। तो इसमें सर्बिया भी ध्यान रखना है, और जो कोसोवो है वो सर्बिया का हिस्सा था। कोसोवो सर्बिया के से 2008 में बाद में निकला है, ठीक है। तो जब ये टूट रहा था यूगोस्लाविया, तो इसमें से स्लोवेनिया पहला देश था जो कि यहाँ पे निकला था 1991 में। उसके अलावा 1980s और 1990s के बीच में हमने देखा था कि यूगोस्लाविया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अब यहाँ पे यूगोस्लाविया टूट रहा है, धीरे धीरे करके टूट गया और बिखर गया, और सारे देश जो हैं वो सब अलग हो गए, ठीक है। एक समय था, जैसे मैंने आपको बोला कि कोसोवो जो रीजन है वो ऑटोमन एम्पायर में चला गया था, फिर बाद में यहाँ पर रिलीज़ हुआ, फिर सर्बिया का हिस्सा बना, फिर बाद में ये फिर टूट गया, सर्बिया से 2008 में अलग हुआ। लेकिन सर्बिया यहाँ पे अभी भी मानता है कि कोसोवो एक अलग से कंट्री नहीं है ना। फिर 1990s की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1990s में कोसोवो लिबरेशन जो आर्मी, कोसोवो की जो आर्मी है, इसमें जो मेनली अल्बेनियंस हैं, मेनली मुस्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने इंसर्जेंसी कर दी थी सर्बियन रूल के खिलाफ। यानी कोसोवो के ऊपर में जो सर्बिया का रूल चल रहा है ना, इसके खिलाफ यहाँ पे विद्रोह कर दिया गया। तो उनका कहना यह है कि सर्बिया हमारे ऊपर रूल ना करे, ठीक है। अब सर्बिया ने उसके बदले में काफ़ी बॉम्बार्डिंग वगैरह कर दी थी, जिसके बाद नाटो ने यहाँ पर पूरी तरह से इस मामले में इंटरवीन किया। नाटो ने यहाँ पर रोका मामला और बोला सर्बिया से कि भाई ये जो बॉम्बार्डिंग वगैरह है इसको पूरी तरह से रोको। तो इस पूरे जो ये डिस्प्यूट हो रहा है, इस पूरे डिस्प्यूट का पीछे का रीज़न क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्प्यूट बस यही है कि कोसोवो में इस पर्टिकुलर रीजन में, नदन वाले रीजन में इलेक्शंस हुए, क्योंकि मैंने बोला इस पर्टिकुलर रीजन में सर्ब्स भी रहते हैं, सर्बिया के लोग क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर क्या है कि इलेक्शंस हुए। अब इलेक्शंस के दौरान यहाँ पे सर्बिया ने इस इलेक्शन को पूरी तरह से अगेंस्ट किया, इसके अगेंस्ट में रहा। जो सर्ब्स थे, क्रिश्चियंस थे, उनका कहना था इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, लेकिन इलेक्शंस हुए, वोटिंग हुई, कम हुई वोटिंग, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से जो एक अल्बेनियन मेयर है, यानी मुस्लिम मेयर है, वो इलेक्ट हो जाता है ना। तो मेयर इलेक्ट हो गया। अब उसके बाद जो है पूरा डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पर ऐसा रूल नहीं करने देंगे, क्योंकि वो जो एरिया है वो सर्ब डोमिनेटेड एरियाज़ है, वहाँ पे जो सर्बियंस है वो ज़्यादा रह रहे हैं, और अभी सर्बिया ने उसको कोसोवो को अलग से देश का दर्जा भी नहीं दिया है। सर्बियनियंस वहाँ पे रह रहे हैं, उनका कहना यह है कि हम ऐसे किसी को इलेक्ट होने देंगे नहीं, हम यहाँ पे अपने हिसाब से चलना है। तो अभी क्या है, मैटर चल ही रहा है। बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है दोनों साइड के, दोनों देशों के, मतलब कोसोवो के उधर सर्बिया के, दोनों आपस में मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि वो जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे सर्ब डोमिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्रिश्चियंस ज़्यादा डोमिनेंट में है, ज़्यादा मात्रा में आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी इलेक्शंस को पूरी तरह से बाइकआउट कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है सर्ब्स और साथ ही साथ में यहाँ पर जो खासकर अल्बेनियंस हैं उनके बीच में यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बना हुआ है, ठीक है। अब इसका एथनिक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है इन सब लोगों का कि रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है। उसके अलावा यहाँ पर नाटो ने कब इंटरवीन किया ये भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो कोसोवो वाला रीजन है इसका करंट स्टेटस क्या है। तो आज के समय में इंडिया, चाइना, रशिया ऐसे देश हैं जिन्होंने कोसोवो को एक अलग से देश नहीं माना है, जबकि यूएसए प्लस यूरोपियन यूनियन की जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब मानते हैं कि कोसोवो यहाँ पर आज के समय पर एक पर्टिकुलर कंट्री है, एक देश है। यानी जो 193 मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस में, उनमें से 99 जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कोसोवो को एक देश का दर्जा देती हैं, एक देश मानती हैं। अब इंडिया का स्टैंड क्या है कोसोवो को लेकर, मैं आपको ये बता देता हूँ। इंडिया भी क्लेम ये करता है कि देखो जो कोसोवो है ना, वो प्रॉपरली सारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करता है। प्रॉपरली कोई डिफाइंड टेरिटरी नहीं है ना, कोई कॉन्स्टिट्यूटेड सरकार वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी जो लोग एक्सेप्ट कर सकें, कोई प्रॉपर सरकार नहीं है, एक कंट्रोल ही कंट्रोल बस खाली वहाँ पे थमाया जा रहा है। प्रॉपर गवर्नेंस वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, इंडिया इस चीज़ को क्लेम करता है। और इंडिया ने हमेशा कोसोवो की जो मेंबरशिप है उसको अपोज किया है। कोसोवो हमेशा मेंबर बनना चाहे अलग अलग बॉडीज़ में, बट इंडिया ने यहाँ पर उसके अपोजिशन में वोट डाला है।
उसके अलावा इंडिया ने कोसोवो को इसलिए भी रिकग्निशन नहीं दिया है क्योंकि इंडिया के जो रिलेशंस है वो सर्बिया के साथ में ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सर्बिया ने यहाँ पर उसको एक देश का दर्जा नहीं दिया है, तो हम भी यहाँ पर सर्बिया के जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निभा रहे हैं उसके साथ में, और कोसोवो को हम भी यहाँ पर एक देश का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो प्रॉपर वहाँ का सिनेरियो कोसोवो का है नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं सर्ब्स और एल्बेनियंस के बीच में। तो देखते हैं किस प्रकार से जो ये मामला है वो रिजॉल्व किया जाता है। लोकेशंस ध्यान रखना दोस्तों, लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार न्यूज़ में है। कोसोवो सर्बिया को एक बार अच्छे से मैप में देख लेना, जो इसके आसपास की बाउंड्री कंट्रीज़ हैं उनको भी यहाँ पर एक बार मैप में ज़रूर निहाल लेना कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इनके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। वैसे ही एग्जैक्टली पूछा जा सकता है जैसा यूक्रेन को लेकर अब की बार पूछ लिया गया था। उसके अलावा प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको यहाँ पर 3 अलग अलग पेयर्स दिए गए हैं, बताना है कितने पेयर इसमें से सही हैं। तो ये तीनों के तीनों पेयर गलत हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसे नगोर्नो काराबख बोला जा रहा है, और नगोर्नो काराबख किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि ये मोजाम्बिक के अंदर है। क्या ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नगोर्नो काराबख बेसिकली आर्मेनिया अजरबैजान के बीच का एक डिस्प्यूटेड रीजन है, एक ऐसा एरिया जिसके लिए आर्मेनिया अजरबैजान आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये वाला मैटर यहाँ पे आ गया तो ये वाला मैटर यहाँ पे आ गया, तो दोनों गलत हैं। ऊपर वाला पेयर भी गलत है, नीचे वाला पेयर भी गलत है, और तीसरा वाला पेयर भी गलत है। क्यों? खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया। अब ज़ैपोरिज़िया आपको पता है यूक्रेन के अंदर में है, तो ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन वाले रीजन को लेकर रशिया और यूक्रेन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है इस रीजन को लेकर, ना कि इसराइल और लेबनान के बीच में। तो हमारा ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो तीनों पेयर्स गलत हैं। तो पूछा गया था कितने पेयर सही हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नन। एक भी पेयर यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि कीवू और इतुरी ये बेसिकली कॉन्गो को बिलोंग करता है। कॉन्गो के बीच में मतलब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो पेयर 1 करेक्ट नहीं है। नगोर्नो काराबख अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का डिस्प्यूट है, ये भी सही नहीं है। और तीसरा भी सही नहीं है क्योंकि खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया रिलेटेड है यूक्रेन से, और रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है। तो इस वजह से हमारे तीनों स्टेटमेंट्स हो जाते हैं रॉन्ग। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।